बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में नया निज़ाम सल्तनत और मैं आपका मेज़बान ताहिर मजीद संधू और मेरे साथ हैं औरंगज़ेब फ़राजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आप? मैं गला कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। मौसम गया ना, ठंड काफ़ी होगी रात के वक्त, दिन में धूप अच्छी निकल आती है। असल मेरा गला ख़राब होता है मौसम चेंज से नहीं होता। अच्छा। सियासतदानों की बदतमीजियों से होता है। मेरे गले में सियासतदानों की गुफ्तगू फंस जाती है। सेंसर लगे हुए हैं ना। पता नहीं कुछ ऐसा चक्कर है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सियासतदान करते हैं, जो माशरे में नज़र आती हैं, वो हज़म नहीं होती, तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर आता है। अच्छा, हम जो सवाल जवाब का सिलसिला बाद में शुरू करेंगे। जी। सियासतदान जो है ना, ये माशरे की बेचैनी और चैन के जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कहा। यानी मैं उन लोगों से माजरत करता हूँ, उन लोगों को समझाता हूँ जो लोग सियासी टॉक शो देखते हैं। अच्छा। या जिनको सियासत से दिलचस्पी है। सही। तो मेरे ख्याल में तो अगर इसी तरह ये सियासत रही जी जी, तो हमारे जैसे लोग जो सियासत में थोड़ी दिलचस्पी लेते हैं उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहेगा। अब आप सवाल जो आप शुरू सर, पहला सवाल है सर सियासतदानों के हवाले से। ये बुनियाद उसकी है धांधली गपला। वैसे तो माशरे में हर जगह पे धांधली और गपला मिलता है, लेकिन जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन होता है, सियासतदान इलेक्शन लड़ते हैं, अवाम से वोट लेते हैं। अवाम एक जगह पे आके सियासतदानों के ख़िलाफ़ हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इलेक्शन में वोटों की धांधली यानी कि घपला हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से सियासतदानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भी बढ़ती है लोगों में? तो क्या जब नया निज़ाम सल्तनत आ जाएगा, उस वक्त तो इलेक्शन का तो कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपने नज़रिया दिया है, तो ये धांधली या घपले को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, एक इसमें फ़िक्रा ये आपने कहा कि जब नया निज़ाम सल्तनत आएगा। जी सर। एक्चुअल दुनिया में जितनी बेज़ाब्तगियाँ होती हैं वो तलब से होती हैं। जी ऐसे ही। ठीक है जी। अगर हमें कुछ तलब ना हो, ठीक है, हम किसी से कुछ मांगते ना हो, सही, तो फिर नहीं मैं समझता कि उसमें कोई ऐसी बात होगी। तो उस जब नया निज़ाम सल्तनत होगा तो उसमें किसी की कोई तलब नहीं होगी। सही। कि वो वोट मांगने जा रहे हैं या इज्जत मांगने जा रहे हैं। अच्छा, तलब का बड़ा फ़लसफ़ा है। यानी आप किसी से उधारे पैसे मांगने जाएं जी जी, तो आपकी गुफ्तगू कैसे होगी, आपकी शर्मिंदगी का क्या आलम होगा। सही मिसाल दे रहे हैं। या आप किस तरीके से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के सियासतदान जब वोट मांगने जाते हैं कि दुनिया के तमाम यतीम इकट्ठे कर लें जी जी, तो उनकी यतीमी इनकी शक्ल पर होती है। बड़े अच्छे, बड़े ऐसे साबित होते हैं जैसे कि बस यही हमारे मसीहा है, यही हमें सब कुछ देंगे। वो बयान ऐसे करते हैं ना, पोर्ट्रे ऐसे करते हैं। या यूँ कह लें कि जो इदारे लोगों को भीख मांगना सिखाते हैं या जो बदमाश लोग होते हैं जिन्होंने फ़कीर ठेके पे लिए हुए होते हैं, बहुत बड़ा पाकिस्तान में बहुत बड़ा पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ठेकेदारी का सिस्टम है ना, जी जी, वो भीख मांगने का है। बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा माफिया है। वोटर तरस खाता है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो कहते हैं यार इतना मासूम है, बड़ा इतना सच्चा है, इतना ये करेगा, ये तो पता नहीं हमें पता नहीं क्या कर देगा। और बदकिस्मत है वो कौम जिसको हमारे जैसे लीडर मिले। अब आपने दूसरा बीच में सवाल किया धांधली का। असल में हर सियासी जमात के साथ कुछ लोग वाबस्ता होते हैं। बिल्कुल सही। उसमें सियासी लोग भी होते हैं, गैर सियासी भी होते हैं और अदारों के लोग भी होते हैं, सारे लोग होते हैं। अब देखना ये होता है कि कौन किसको अबलाइज करता है। सही, ठीक है। एक इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, एक और माफिया होता है जहाँ पे वोट पड़ते हैं। जैसे एम के वोट पड़ते थे, वो एक बंदा उस कोने में कुर्सी पे रिवाल्वर पकड़ के बैठा होता था। जो अंदर आता था, जो जिनको पता था कि ये फराजी एम को वोट नहीं देगा,
वो वहाँ से यूं करता था, घुमाता था। सर वो तो आईडी कार्ड ले लेते होते थे, सब घरों से कलेक्ट करते थे और खुद जाके वोट डलवाते थे। ये सियासत थी। और वो सॉरी माजरत के साथ, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना, वो रिवॉल्वर तो दूर की बात है, वो खुद ठप्पे लगा के कर रहे होते थे सारे, यानी कि 2 घंटे में 60,000 वोट डल गया जी। तो जिस जमहूरियत में धांधली होगी, सही, वो क्या जमहूरियत होगी? तो निज़ाम भी फिर धांधली ज़्यादा ही आएगा। अच्छा, फिर वो माशरा ही धांधली ज़्यादा होगा। ऐसे ही है, ठीक है। और जो शुरू सन 1965 से 64 से 66 से अयूब खान से धांधली शुरू होती है, जो मैंने देखा। ठीक है। वो माजरत के साथ, क्योंकि वो हमारे अयूब खान ने काम भी पाकिस्तान में बड़ा किया, लेकिन उसके दरमियान में जो जमहूरियत का एक दौरा पड़ा जिसमें फातिमा जना आई, जी जी, तो मैं बड़ा समझदार था, होशियार था माशाल्लाह जी। तो वो फातिमा जना का वो निशान था लालटेन, जी ठीक है जी। तो सबसे बड़ी धांधली का जो सिस्टम शुरू किया गया वो उस इलेक्शन से हुआ, स्टार्ट वहीं से होता है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर जो धांधली चली है, यानी अब हम जो 20 साल की सियासत देखते हैं कि जो हमारी 2 पहले जमातें थी वो एक दूसरे पे धांधली का इल्ज़ाम लगाते, उसमें MQM भी हो गई, जी जी, उसमें जमात इस्लामी भी थी, नून लीग भी थी, पीपल पार्टी भी थी, अब उनके ऊपर PTI आ गई। वो भी हम एक ही राग, एक ही बहर में, एक ही वजन में, एक ही गुफ्तगू सुन रहे हैं कि धांधली हो गई। खान साहब ने भी कहा कि पता नहीं 32 सीटों में धांधली होगी। इस पर बुनियादी तौर पे जी जी, हमारा माशरा जो है ये 95% करप्ट माशरा है। ठीक है, इसमें अवाम का भी बड़ा कसूर है, और बुनियादी तौर पे ज्यादा कसूर अवाम का ही है। सही है। वो 5, 4, 8% वो जो हम कहते हैं 5 करोड़ जो वो लोग वोट नहीं डालते, वो भी हो सकता है दूसरे जिंदगी के सिस्टम में धांधली करते हों, लेकिन इलेक्शन में वो दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा सर, यहाँ आपने अभी जिक्र किया, मैं छोटा सा एक सवाल करूँगा। अपने अयूब खान साहब ने 57 में मार्शल लॉ लगाया था, 57 में, बस वो 56-57 का किस्सा है। अच्छा, 1961 में रशिया ने पहला खलाई जहाज भेजा था। उसके बाद पाकिस्तान के साइंसदानों ने 1963 में खलाई जहाज भेजा था, अमेरिका नहीं भेज पाया था। हम डेवलपमेंट की उस स्टेज पे जा रहे थे। अयूब खान साहब, सॉरी माजरत के साथ, अभी आपने जिक्र किया ना वो जमहूरियत जब आई है, तो जब वो जमहूरियत आई है तो वो खलाई शटल तो दूर की बात है, हम जहाज़ भी बड़े औखे हो गए थे लेने देने के लिए। सारा वजह क्या है? तरक्की के हम उस लेवल पे जा रहे थे, जमहूरियत की वजह से हमारी सारी डेवलपमेंट रुक गई है। अगर हम 34-35 पाकिस्तान ने कर्जे भी दिए, जी जी दिए, जैसे जिक्र हुआ था। असल बात क्या है? असल बात यह है कि जब आप के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, मुझे अपना इक़्तिदार बचाना है और मैंने ही हुक्मरानी करनी है, यानी मैंने ये भुट्टो के मुंह से ये बात सुनी है कि अगर मुझ पर कुछ जवाल आएगा तो मेरी कुर्सी, ये जो है ना, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत है ये, जी बिल्कुल। और अगर मेरे साथ कुछ किया गया तो हिमालय का पहाड़ रोएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल याद है मुझे। जो आदमी इक़्तिदार के ऊपर एक दफ़ा काबिज हो जाता है, सही, जो इक़्तिदार का मजा ले लेता है, इंसानी फितरत है ये, इक़्तिदार का ताकत है, इंतहा है ना, ताकत की इंतहा है, ताकत की इंतहा है। और इंसान की फितरत में ये बात बैठ जाती है कि जैसे अब मियाँ साहब को बेचैनी है इक़्तिदार की, चलो अभी तो उनका एक जुगाड़ लगा हुआ है, जैसे खान साहब को बेचैनी है इक़्तिदार की। यानी मेरी अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाए जी जी, तो मैं उनको कहूँ, यानी आप पाकिस्तान की अवाम के दिल में हैं, बिल्कुल सही, ठीक है जी, यानी आप खासी तादाद में हैं। अगर आप आवाम को ज़मीन पर ना बिठाएं, धरने ना दें, रोड ना बंद करें और जल्दी ना करें, जी जी, ठीक है ना जी, तो मेरे ख्याल में कि आपका नंबर आ जाएगा। सही। तो इसी तरह यानी मैं सियासत पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन
हमें नुकसान सियासत ने दिया, इसलिए हमें गुफ्तगू करनी पड़ती है। हमने चूंकि एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया है, ऐसा ही है ना, इस तरह हो सकता है। सियासतदानों ने जमहूरियत का सहारा लेकर न सिर्फ आवाम को बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा ही है ना, सहारा जमहूरियत का लिया उन्होंने। जमहूरियत, जो सियासतदान कि अगर किसी के कुर्सी को ख़तरा होता है या उसके इक़्तिदार को ख़तरा होता है, सबसे पहला नारा ये होता है कि जमहूरियत को ख़तरा हो गया। जैसे जमहूरियत वो खुद है, ये इक़्तिदार एक नशा है। जितने भी नशे हैं, हीरोइन, चर्स, भांग, अफीम, जो भी ले लेना, पैसा, उससे ज़्यादा ख़तरनाक नशा इक़्तिदार और ताकत का होता है। जब किसी भी इंसान में, सियासतदान ना भी हो, किसी इंसान को भी ये इक़्तिदार किसी भी महकमे का मिल जाए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालना, क्योंकि हम असल अपने इक़्तिदारों से हट चुके हैं, इस्लामी इक़्तिदारों से। आपने जो नज़रिया दिया है, नज़रिया निज़ाम सल्तनत, तो वो उसमें प्योर इंसानियत है। उसमें सर, उसमें तलब नहीं है। तलब नहीं है ना, उसमें गरज नहीं है। जी ऐसा ही। अगर गरज ना हो, ठीक है जी, अगर गरज ना हो तो फिर नफरत जन्म नहीं ले सकती। ऐसे ही। अच्छा, अब मैंने ये बातें सोची क्यों? जी मैंने सोची इसलिए कि नफरत बढ़ रही है, हमारे घर में बढ़ रही है। वो उसका सपोर्टर है, वो उसका सपोर्टर है, वो उसको मानता है, वो उसको मानता है। जी ऐसे ही। तो जब हमें नफरत बढ़ रही है तो फिर हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम, ये किस किताब में लिखा हुआ है कि भाई इसके अलावा कोई निज़ाम दुनिया में चल नहीं सकता? कहीं नहीं लिखा हुआ। ये तो हम इंसानों ने सोच लिया कि भाई एक आदमी होगा, वो लीड करेगा, उसको वोट डालेंगे, एक दूसरा होगा, उसको वोट डालेंगे, फिर वो अक्सरियत की राय होगी, फिर उसको रहबर बना दिया जाएगा। हमने भी यही फार्मूला दिया है, लेकिन हमने ये फार्मूला इस तरह दिया है जिस तरह कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होके आता है, डिग्री लेके आता है। हमारा जो निज़ाम है वो स्पेशलिस्ट लोगों का है। बिल्कुल ऐसे ही। स्पेशलिस्ट किस चीज़ का? दयानत का, शराफत का, सदाकत का। इसमें वो टेस्ट पास करता आएगा तो उसको उस ओहदे पर फाइज कर दिया जाएगा। उसमें रफड़ से बचने के लिए हमने कि भाई नहीं, एक बंदे को आपने ढूंढ के निकाल लिया, बस इसको आप वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या वज़ीर बना देंगे, तो उस पर हमने कुरानदाजी को शामिल कर लिया। और कुरानदाजी को मैंने इसलिए शामिल कर लिया कि मेरे दिन ऐसे ही बैठा हुआ एक दिन सोच रहा था कि मेरे घर वाले कहने लगे हम हज पे जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप वो तो, मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई, मेरे से चला नहीं जाता, वैसे भी मेरी ये हड्डी टूट गई, वहीं पर टूटी उम्रा करते हुए, तो मेरे से चला नहीं जाता। तो मैंने कहा यार नहीं। फिर मैंने सोचा, फिर बेटा कहने लगा जी वो बैंक में, ये 3-4 साल की बात है, अच्छा, बैंक में जमा करा दें दरख्वास्त। तो फिर मैंने कहा क्या होगा, कन्फर्म है? कहता नहीं कन्फर्म नहीं, वो तो कुरानदाजी होगी। जी ऐसे ही, यही निज़ाम चल रहा है ना। वो पर्ची निकलेगी, मतलब आपने अप्लाई कर दिया 4 लाख लोगों ने, जी ऐसे ही, ठीक है जी, इन्होंने भेजने 32,000, 34,000 या 36,000, ये मुझे नहीं पता, 1 लाख समथिंग जाते हैं, लाख है या 72,000 है। अब उसमें से वो कुरानदाजी हुई। तो मैंने दिल में सोचा यार, अल्लाह के घर जाने के लिए भी कुरानदाजी होती है। जी। तो इस्लामाबाद के वानों में जाने के लिए, सदारत और वजारत करने के लिए भी तो कुरानदाजी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जैसे अभी आपने शराफत, दयानत और ईमानत की बात की है, डॉक्टर अल्लामा साहब ने भी तो यही फरमाया था, मेरे ज़हन में भी हुआ है, सबक फिर पढ़ शराफत का, सदाकत का, दयानत का, लिया जाएगा तुझसे इम्तहान दुनिया की इमामत का। इससे साबित ये होता है कि जो भी इमामत करे, इमामत से मुराद ये है कि जो भी इक़्तिदार में आए, जो रहबर हो, जो इक़्तिदार में आता है, वो उसका इम्तिहान है। देखा जाए तो वो उसका इम्तिहान है कि वो कितना पूरा उतर, इम्तिहान भी है, और दूसरा ये भी है कि वो, ये डिग्री है उसकी, बिल्कुल, ये डिग्रियां लेगा तो फिर इमामत, ये डिग्री है। ऐसे ही है। और ये जो डिग्रियां आपने गिनवाई है ना, जो अल्लामा इकबाल साहब ने डिग्रियां गिनवाई हैं, यही डिग्री है इंसान की बख्शिश के लिए भी चाहिए। ऐसे ही है, सेम डिग्री है, ऐसे ही है। वो चूंकि दीन की बात भी साथ करते थे, दुनिया की भी साथ करते थे। जी। अगला सवाल ये है कि
एक ऐसा अफराते ज़र जैसे हम कहते हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। नहीं, जवाल है, मसला है। हाँ। अफराते ज़र उसकी वजह से जवाल है। ठीक है, इस वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान के, जो मुआशी हालात हैं, हम डिफ़ॉल्ट करने के 85% तक हमारे चांसेस हैं। 85%, 80 से 85%, कोई 80 कहता है, कोई 85 कहता है। क्या नया निज़ाम सल्तनत का नज़रिया जो आपने दिया है, ये अफराते ज़र को कंट्रोल कर सकेगा? ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं एक डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम देख रहा था। जी जी। तो जंगल में कोई बहुत सारे भेड़ियों ने एक जानवर गिरा दिया, ठीक है, अब उसका उन्होंने गोश्त खाना है। सही। तो वो एक आया, उसने इधर से गोश्त खींचा, जैसे शेर खा रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे ताकतवर आ गया। सही। बदमाश तो जानवरों में भी है ना, ताकत कमजोर, ये वो। दूसरा आ गया, उसने इधर से खींचा। जी जी। हम पाकिस्तान को इन सियासी भेड़ियों के हवाले कर चुके हैं और वो इसको तोड़ के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो इसको तोड़ के खा रहे हैं। यानी इस मुल्क का सियासतदानों का जो मंशूर है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के पैसे की ताकत कायम करेंगे। बिल्कुल ठीक, हिफाजत करेंगे, ताकत को कायम करेंगे। अफरात ज़र यानी हमारे माशी जवाल जो है जी जी। वो अफरात ज़र की वजह से ऐसे ही है। लेकिन कर इसलिए नहीं पाते कि जैसे एक बंदे को 3 माह के लिए किसी थाने में ऐसे चोर लगाया जाता है तो वो 3 माह के हिसाब से काम करता है। ठीक है। वो 3 साल के हिसाब से नहीं करता। तो वो कहता है मेरी कल ट्रांसफ़र हो जानी, मैं फलाने थाने से लग जाना है। ऐसे ही। ठीक है ना जी। वो फिर उस थाने को बेहतर भी नहीं करता, उस गलियों को भी ठीक नहीं करता, वो चोर बदमाश डाकू भी नहीं पकड़ता। बस उसका जाने जाने का, वो जाता है और जाना है, आता है और जाना है। इसी तरह पता नहीं हमारा क्या निज़ाम है। बैंक में एक अफसर लगता है, वो लोगों का वाकिफ होता है, यानी उसको छोड़ दे। हमारे इलाके में जो एक गेट पे खड़ा सिक्योरिटी वाला जो बंदा है, जी जी, वो मेरी शक्ल से वाकिफ हो गया, आपकी शक्ल से वाकिफ हो गया, उनकी वाकिफ हो गया। तो मैंने कहा यार वो सखावत किधर गया? कहते वो ड्यूटी बदल गई है तो, और दूसरी जगह तो चला गया। वो खुदा के बंदो, एक बंदे को ये पता लगा कि इस मोहल्ले में कौन लोग रहते हैं, जी जी। उस शक्लों से आशना हुआ है, जी जी, वो बात को समझने लगा है। सही। तो आपने उसको, पता नहीं हमारी क्या सोच है, उसको हटा दिया। एक बैंक मैनेजर के बैठा है एक जगह, एक थानेदार बैठा है, एक डीजी बैठा है, एक वो बैठा है, एक सियासतदान आया है, उसने मुल्क को चला। ये जो मंशूर बनाते हैं, हाँ जी, उस पर अमल नहीं करते हैं। अमल को गोली मारे बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक। जिसमें सबसे पहला फिक्रा होता है महंगाई खत्म कर देंगे, हाँ जी, करप्शन खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तालीम आम कर देंगे। हाँ, तालीम आम। ये जो तीन मैं लोगों ने आपको बता रहा हूँ ना, ये 3 नारे, ये आपसे नहीं, मेरा ख्याल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से चल रहे हैं। करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी। हाँ जी, ये 3 जो नारे हैं, ये अमेरिका का सदर भी मारता है, ये रूस का सदर भी मारता है, ये वहाँ का सियासतदान भी मारता है, ये भी। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है, मैंने जो 20-30 सालों में देखा है कि हमने एक नया निज़ाम दे रहे हैं। जी जी, कि जब कोई आता है, कोई काम करना चाहता है, तो पहली बात तो है कि दीवार के अंदर, जैसे खान साहब कहते थे, मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं लोगों के हालात चेंज कर दूंगे। जब दीवार के अंदर जाओगे ना आप, अब सब लोग कहते हैं यार कब्र को बड़ा डर लगता है। यार जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कब्र क्या है। जब तुम वजारत उज़्मा की सीट पे जाके बैठोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हमने किस तरीके से काम करना है। अच्छा, जो हम कह कर आए हैं, अब ये मौजूदा देख लें सर, अभी इस वक्त जो हुकूमत में है, उन्होंने उस वक्त कहा था जी हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई 4 गुना 3 गुना। ये इनका भी कसूर नहीं है, ये खान साहब का भी कसूर नहीं है, हमारे सिस्टम का कसूर है, जमहूरियत। हाँ, हमारे सिस्टम का कसूर है। कोई बंदा आके ठीक कर ही नहीं सकता। जब ये ऊपर जाके बैठते हैं, इनको पता लगता है अच्छा साढ़े तो इन्ना कर्जा है, ओए होए होए, अच्छा साड़ी तो इन्नियां पेंशनां ने, ओए होए होए, साड़ियां तो इन्नियां तनख्वाहां ने, ओए होए होए। अच्छा सारी चीज़ें करके
पाकिस्तान में मेरी बात नाजरीन अपनी डायरी पर लिख के रख लें कि इस मुल्क में सारे निज़ाम में 30% करप्शन है। ज्यादा चले 30% तो मैंने अपने हाथ से मोहताद का, मैंने 30% तो अपने हाथ से रिश्वत दी हुई है। सही, मैं इदारों का नाम नहीं लेता। बिल्कुल सही। तो जब 30% हम डैमेज है, जी जी, एक आदमी 30% 50% डैमेज हो जाए, यानी आधी मरी हुई कौम है हम। ऐसा ही है, यानी आधा हमारा वजूद मरा हुआ है। सही, वो मारा है सियासतदानों ने। बिल्कुल सही, वो सियासतदानों ने मारा है। तो जब हम इस मुर्दा वजूद के साथ, जी जी, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ यार छोड़ो, बंद करो इस नया निज़ाम है सल्तनत को, ठीक है ना जी। मैं आपसे भी कई दफ़ा कहता हूँ यार इसको बंद करें, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी होने के नाते मेरा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें कुछ समझ में आया कि ये निज़ाम आ जाए, यही बुनियाद थी ना इस नज़रिए की बेहतरी के लिए। मैं 22 करोड़ लोगों को ये दावे से कहता हूँ इससे अच्छा निज़ाम मुझे दो। जी बिल्कुल सही। अब ये तो तुम कह सकते हो कि ये इस पर अमल नहीं हो सकता। हाँ जी, वो तुम इसलिए कह सकते हो कि लोग कहेंगे इस पे अमल करने कौन देगा। बुनियादी सवाल भाई, अगर आप जंगल में ये हर दरख्त के ऊपर लिख के लगा दें कि अपने से कमज़ोर जानवर आपने नहीं खाना, अच्छा ठीक है, शेर उसको नहीं खाएगा, वो उसको नहीं खाएगा, कुत्ता उसको नहीं खाएगा, ये उसको नहीं खाएगा, ये उसको नहीं खाएगा, तो कैसे चलेगा निज़ाम? नहीं चल सकता। तो जंगल का तो बिल्कुल नहीं, वहां तो है ही ताकत। ये जंगल है ना, ये इंसानों का जंगल है। सही, ये इंसानों का जंगल है। अच्छा, मैं अवाम से, मुझे डर लगता है ये बात कहते हुए, अवाम कॉपरेट नहीं करती। क्यों? अवाम कॉपरेट करे ना हमारी बात से। जी जी, मैं ये बात कह रहा हूँ, जो 5 करोड़ लोग वोट नहीं डालते, जी जी, वो नया निज़ाम सल्तनत की गुफ्तगू तो सुने। अगर तुम वोट भी नहीं देना चाहते, सुने तो सही, सुने तो सही, तुम वोट भी नहीं देना चाहते, तुम इलेक्शन वाले दिन सोते हो, जी जी, तुम ताश खेलते हो, घर में सालन पकाते हो, खाते हो, जब सारा कुछ तुम ये करते हो, तो ये नया निज़ाम सल्तनत तो सुनो, सही, इसकी तो फेवर कर लो। सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। मेरा ईमान ये कहता है हम दुनिया में हो ना हो, जी जी, हम दुनिया में हो ना हो, बिल्कुल सही। ये प्रोग्राम आप सनत के तौर पे रख लें। हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता, हम दुनिया में हो ना हो। जी जी, हम जो फार्मूला दे रहे हैं, ये फार्मूला या इससे मिलता जुलता या उससे मिलता जुलता या उससे मिलता जुलता कोई फार्मूला जमहूरियत के खिलाफ आएगा, 100% आएगा, मार्क्सवादी डिक्टेटरशिप के। बिल्कुल सही। डिक्टेटरशिप को हमने आजमा लिया यार। किस कौम में हम बैठे हैं, किस किस्म के हम लोग हैं। जी जी, यानी हमारे 125 चैनल इस पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन होएगा। यार वो एक इदारे का, खुदा के बंदो, मुझे बड़ा इदारा उनका है, सर, उनको करने मुझे एक बात बताएं, टांग अड़ानी है वो मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में आर्मी चीफ चेंज होते होंगे, हाँ जी, पाकिस्तान में कितने हुए हैं, और तुम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो? सर वो ये कहते हैं ना, यार तुम्हारा कोई फुफ्फी का बेटा है जिसने उस आर्मी के चीफ लगना है, या मेरा कोई रिश्तेदार है, तुम इतने बड़े अदारे का, इतने मोतबिर अदारे का सरबराह उस पर बहस कर रहे हो, और 2-2 टक्के के एंकर और 2-2 टक्के के तजिया निगार इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और खुदा की कसम, जिनको कहते नहीं, जिन्होंने माँ नहीं पूछती, जी जी, जिनको घर वाले नहीं पूछते, और जो टक्के के सियासतदान नहीं है, वो भी बैठे, कौन आर्मी चीफ लगेगा? और तेरा इस काम से क्या वास्ता है? असल में उनका किसी न किसी से राब्ता होता है। और राब्ता नहीं होता, राब्ता नहीं होता। मैंने पहले भी आपसे ये बात की है कि लोग अपने छोटेपन को बड़ी बात करके बड़ा बनाना चाहते हैं, दूसरे को छोटा बनाना चाहते हैं। यानी मैं अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा, बड़े बड़े लोगों की मुखालफत करूंगा, तो कद को ऊंचा करना चाह रहा हूँ। सही कहा, ऐसे कद ऊंचे नहीं होते, किरदार से होते। अच्छा, असल में जो मुझे तकलीफ होती है कि ये मैं नाजरीन से भी कहता हूँ और आप भी कहिएगा, जी जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा अरूज वाली चीज है, अच्छा, वो क्या है?
क्या? वो नफरत है, इंतहा पे पहुंच चुकी है। यानी 2 करोड़ लोग जो हैं वो दूसरे 2 करोड़ लोगों के से नफरत करते हैं, ऐसे ही, और दूसरे 2 करोड़ लोग दूसरे 2 करोड़ लोगों से तीसरे 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो दुनिया की तारीख में नफरत करने से तरक्की होती है तो फिर पाकिस्तान में तरक्की होगी, वरना नफरत करने से ना आपका अफरात-ए-ज़र ख़त्म होगा, सही, ना आपके माशी हालात ठीक होंगे, ना आप एक अच्छी कौम बनेंगे, ना आप दयानतदार होंगे, ना आपको अच्छा लीडर मिलेगा, ना आप दुनिया में तरक्की करके, ना आपका दुनिया में कहीं नाम होगा। आपके पास माँ स्वाए नफरत के है ही कुछ नहीं, और नफरत से बुरी चीज़ इंसानियत के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है। तबाही की बुनियाद नफरत से है, नफरत से है, तबाही की, चाहे वो मजहबी नफरत हो, जी जी जी, चाहे वो सियासी नफरत हो, जी जी, चाहे वो किसी चीज की नफरत हो, जी जी, यानी इस कुर्राए अर्ज पे, इस कुर्राए अर्ज पे जी जी, जो सबसे बड़ा नासूर है वो नफरत है, नफरत का है। और जो इस पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो नफरत की है। मोहब्बत तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब तक आपके पास मोहब्बत नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही, जब तक आप किसी से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप कहीं इंकसारी नहीं करेंगे, जब तक आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक आप किसी लीडर, देखे ना अमेरिका में जब इलेक्शन हो जाते हैं ना, जी जी, तो मेरी चूंकि आधी फैमिली वहां रहती है, जी हाँ, जी हाँ, उसके बाद फिर वो लोग ये डिस्कशन नहीं करते, जी जी, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हो गया जी, हो गया, फैसला हो गया, अगले इलेक्शन पे देखते। अच्छा, हमारे यहाँ तूफान उस वक्त आता है, हमारे यहाँ सुनामी उस वक्त आता है, हमारे यहाँ जलजला उस वक्त आता है जब इलेक्शन हो जाते हैं। वो तो ऐसा होता है, सुने, उसके बाद तूफान आते हैं, ऐसे ही है, उसके बाद जलजले आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुदा के बंदो, एक टीम मुंतखब हो गई है, उसको जाके काम करने दो, करने दो, देखो। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल वही भेड़िए के जो वो एक मुर्दा जानवर के जिस्म से खींचने वाली बात है, या दूसरे लफ्जों में यूं कह ले कि एक हड्डी हो इतनी बड़ी, उसको 6 कुत्ते चिपटे हुए हों, जी जी, जो आए ताकतवर वो छीन ले, उसको वो खाना शुरू कर दे। और सियासत है क्या? कुत्ता हड्डी नहीं खा सकता, मेरी बात याद है जी, ऐसे ही है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, थोड़ी गंदी मिसाल है, कुत्ता हड्डी नहीं खा सकता। आपको पता है कुत्ता हड्डी क्यों खाता है? क्यों? सियासतदान सियासत में क्यों आता है? पैसों के लिए आता है। कुत्ता जब हड्डी खा रहा होता है तो उसके दांतों को जोर लगता है, तो उसके मसूड़ों में से खून निकलता है। अच्छा, जरा फलसफा देख ले। जी जी, उसके मसूड़ों में से जो खून निकलता है वो उसके हलक में जाता है, वो समझता है इस हड्डी में से कुछ निकल रहा है। ओके, फलसफा देख ले। जी जी, वो समझता है इस हड्डी में से कुछ निकल रहा है जो मेरे पेट में जा रहा है। तो सियासतदान ये समझ रहा है कि इस पाकिस्तान में से कुछ निकल रहा है जो मेरे अंदर जा रहा है। नहीं, उसके अंदर गुनाह जा रहा है, उसके अंदर नफरत जा रही है, उसके अंदर जहन्नम जा रहा है। सर, जैसे जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये फलसफा आपको अच्छा लगा? जी जी, ज़बरदस्त बात की आपने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तक जितने भी अंबिया कराम आए, 2 पैगाम, अल्लाह की अताअत और इंसानियत से प्यार और आखिरत पे एतबार। ये बुनियादी चीजें कि 2, आखिरत पे यकीन। 1,24,000 पैगंबरों का यही फलसफा और यही पैगाम, तुम्हें रब ने पहले पैदा किया और उसी की तुम मखलूक हो, उसी की तुम्हारा रब है, तुमने मर जाना है, फिर उसी रब के सामने पेश होना है, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। ये फलसफा यही था। हाँ जी। अच्छा, हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान में या तो जमहूरियत ठीक हो जाए या फिर इस जमहूरियत को ज़वाल आ जाए, हमारा फ़लसफ़ा चल पड़े, या हमारे जैसा कोई फ़लसफ़ा। यार क्यों नहीं हो सकता? इससे अच्छा ले हैं, इसके जैसा ले हैं, हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है। ओ यार, इंसानियत देखे ना जी, झगड़ा पड़ गया। जी जी, कुरैश के सारे कबीलों के सरदारों को झगड़ा पड़ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुने, उसमें कोई जमहूरियत थी? मेरी बात सुन ले जरा। जी जी, झगड़ा पड़ गया कि भाई अब ये अजर अस्वद को कौन नस्ब करेगा। हाँ जी। अब वो सरदार लड़ पड़ते। हाँ जी, अब वो सरदार सारे, तो आप समझ लें कि वो अपनी अपनी ताकत, जैसे हमारे कबीले का ताकतवर। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो वो लोग कहते हैं ठीक है, पहले आए। मुझे उसका सही फलसफा नहीं पता,
लेकिन उन्होंने एंट्री दी। हाँ जी। उन्होंने फिर क्या बेहतरीन वो किया, बहुत कि चादर के बीच में अजर-ए-अस्वद रख दिया और सबको कोने पकड़ा दिए। हाँ जी, ठीक है जी, सबको कोने पकड़ा दिए और कोने पकड़ा के उसको अजर-ए-अस्वद वाली जगह ले गए और आपने उठा के उसको वहां पे रख दिया। उसके बाद उसको फिक्स कर दिया गया। हाँ जी। तो क्या नाजरीन ये नहीं हो सकता कि सारे सियासतदान पाकिस्तान को उस चादर की तरह समझ लें और उसके कोने पकड़ लें और जाके इसको तरक्की की मंजिल पे ले जाए? आप कोने पकड़ ही नहीं सकते। आपने तो चादर इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं और आपने चादर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के सियासतदान इस मुल्क में कोई तरक्की होने देंगे। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा फैज साहब, वक्त की बहुत कमी है, एक आखिरी सवाल। गवादर पाकिस्तान की शहरग है, आप क्या समझते हैं कि आज तक साबका और मौजूदा हुक्मरानों ने, अगर हमारे माशरदान कहते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि गवादर को अगर डेवलप कर दिया जाए तो इतना पैसा हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि हम सारे कर्जे उतार सकेंगे, तो वहाँ पर आज तक उस लेवल की डेवलपमेंट क्यों नहीं शुरू हुई? अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, जिस कौम ने काला बाग डैम नहीं बनाया, सही कहा, सियासतदानों ने या सूबों सियासतदानों ने, सर सूबों ने, सियासतदानों ने, जिस कौम ने काला बाग डैम नहीं बनाया वो गवादर को क्या संभाले? बिल्कुल सही फरमाया। अब मैं इसके ऊपर तफसील क्या करूं? काफी यार ये इनको तो रावी का पुल क्या टोल प्लाजा दे देना जी। जी जी, उस पे ये उसको नहीं चलने देंगे। हाँ जी, उसे पे ये उसके नहीं चलने देंगे। तो गवादर तो फिर नहीं, शहरग वो तो पाकिस्तान की शहरग है ना। हाँ जी। हमारे ये जो शहरग है जिसमें अल्लाह हमारे करीब है, हमें उसका खौफ नहीं है। सही कहा आपने जी। बहुत शुक्रिया फैज साहब। नाजरीन, आज फैज साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है और वही हकीकत है, नफरत को मिटाना है। नफरत बुनियाद है हर बुराई की इस वक्त जो माशरे में चल रही, जैसे फैज साहब ने फरमाया। हमें पाकिस्तान को बचाना है, मिल के बचाना है। सियासतदान के हवाले से आप भी सब जानते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं। फैज साहब ने भी आज इलेबोरेट करके बहुत सारी मिसालें दी। ये जो मिसाल दी अजर-ए-अस्वद की, सियासतदान तो ये चादर नहीं पकड़ेंगे, आपने पकड़नी है, मैंने पकड़नी है, क्योंकि ये हमारी चादर है। इसी के साथ इजाज़त लूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।